महाराष्ट्र के सारे साथियों को और खास करके नागपुर के साथियों को मेरे बारे में अच्छी जानकारी है। मेरे महाराष्ट्र के बारे में भी अच्छी जानकारी है और मुझे भी आप लोगों के बारे में अच्छी जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर ही मैं महाराष्ट्र छोड़कर लेकिन फिर भी बार बार मैं सोचता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र में समय खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोचने के बावजूद फिर भी मैं चला जाता हूँ। इस मौके पर भी ये मौका जो है ये इस देश की राजनीति में एक बहुत ही क्रूशियल मौका है। एक ऐसा मौका है जिसमें देश के राजनीतिक हालात कोई भी टर्मिनेट ले सकते हैं। ये मौका कोई आराम से काम करने का मौका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन समाज की मूवमेंट के कारण देश में आगे बढ़ी है। हमारा कोई इरादा नहीं था उनको आगे बढ़ाने का, लेकिन उनका अपना इरादा था आगे बढ़ने का। तो बहुजन समाज की मूवमेंट के कारण जब कांग्रेस पार्टी पीछे हटी, सीपीआई सीपीएम पीछे हटी, बंगाल और केरला में तो नहीं हटी है, लेकिन बंगाल और केरला के अलावा खासकर उत्तर भारत में सीपीआई सीपीएम तो बिल्कुल साफ है और कांग्रेस भी न के बराबर है। और जनता पार्टी, जनता दल वगैरह भी अपना थोड़ा सा रोल अदा करने के बाद किनारे हो गई है। और हमारा लक्ष्य तो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का था, लेकिन बहुजन समाज बहुत लंबे अरसे तक 40-45 साल तक बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का पिछलग्गू समाज बन के रहा देश भर में। और बंगाल, त्रिपुरा और केरला में सीपीआई सीपीएम का पिछलग्गू बन के रहा और उत्तर भारत में कभी सोशलिस्ट, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, इस किस्म की पार्टियों में उभार आया और बहुजन समाज उनके पीछे खड़ा नजर आया। तो ऐसा समाज जो 50 साल तक किसी न किसी पार्टी का पिछलग्गू समाज बनकर रहा है, जब हम लोगों ने ऐसे समाज को समझाकर, तैयार करके अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, तो वो उस समाज का काफी हिस्सा तो उस कोशिश के कारण अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन काफी ज्यादा हिस्सा अभी तक भी पिछलग्गू बना हुआ है। और इस दौरान में जिन लोगों ने
मनवादी समाज व्यवस्था बनाई और आज भी उसको चला रहे हैं, उन लोगों में पोलराइजेशन हुआ, उन लोगों में भी पोलराइजेशन हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद 11 महीने बाद मार्च 1985 को उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 2% वोट पड़ा। हम दो को ही बहुजन कहते रहे, बात 85 की करते रहे और सिर्फ 2 लोग हमारे साथ जुड़े, 100 में से 2 हमारे साथ जुड़े, लेकिन 42 कांग्रेस के साथ रहे। मार्च 1985 में कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिला, जब बीएसपी को 2% मिला, और कांग्रेस पार्टी को 265 सीटें असेंबली की मिली 425 में से। तो आराम से कांग्रेस पार्टी मार्च 1985 तक अपनी सरकारें चलाती रही। जब हमें 2% वोट पड़ा, 2%, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, 2% के बावजूद भी मेहनत मशक्कत करते रहे, सब्र रखा, सब्र का फल मीठा निकला। और 1989 में जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का वोट 2 से बढ़कर 9 हो गया। 9% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला और 10-12 हम लोग एमएलए भी जीत गए 1989 में, और 2 मेंबर पार्लियामेंट भी जीत गए, एक मायावती और एक रामकिशन यादव। उत्तर प्रदेश से ये 2 मेंबर पार्लियामेंट जीत गए, 13-14 एमएलए जीते और 9% हमें वोट पड़ा। उसी हिसाब से कांग्रेस का थोड़ा सा वोट घटा और सीटें भी घटी। उसके बाद 1991 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। जिस भारतीय जनता पार्टी को 7.6% वोट पड़ा था 1989 में, उस भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट पड़ा 1991 में। वीपी सिंह के साथ मिलकर, जनता दल के साथ मिलकर उन्होंने बहुत बढ़ावा हासिल किया। हम तो उनके साथ मिले नहीं, लेकिन जनता दल ने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसके कारण उनकी 2 से बढ़कर 88 पार्लियामेंट की सीटें वो जीते, 2 से बढ़कर 88 जीते, एमएलए भी काफी बढ़े और हमारा वोट 9% की बजाय 10% हो गया, ज्यादा नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का 7.6 से बढ़कर उनका वोट 34 हो गया उत्तर प्रदेश में। उनका 34 होने के कारण कांग्रेस का काफी नीचे आया। हमारा 89 में 9 हो गया था, 2 से बढ़कर 9, उससे कांग्रेस का घटा, और 9 से बढ़कर हमारा 10 हुआ, तो थोड़ा सा कांग्रेस का घटा होगा उसके कारण, लेकिन ज्यादा घटा बीजेपी के कारण। जिस बीजेपी को जनता दल ने बढ़ावा दिया, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा 89 में, तो वो बीजेपी ने राम मंदिर का इश्यू उठाकर
बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड को साथ लेकर तो उन लोगों ने अपना वोट 34% किया और हमारा भी 9 से 10 हो गया। तो उसके बाद हम लोगों और बीजेपी की सरकार बन गई। 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उन्होंने 10-11 महीने के बाद बाबरी मस्जिद को 2 घंटे के समय में गिरा दिया। इस किस्म की तैयारी की कि उन्होंने 2 घंटे में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। तैयारी काफी की और डिस्ट्रक्टिव काम तो थोड़ी देर में हो जाता है। अब वो कहते हैं कि हमें राम मंदिर बनाना है। अब मैं उनको चैलेंज करता हूं कि हम आपको राम मंदिर नहीं बनाने देंगे, क्योंकि 2 घंटे में आप राम मंदिर नहीं बना पाओगे। 2 घंटों में आप मस्जिद को तो गिरा दिया है, लेकिन अगर 2 घंटे में आपने राम मंदिर बना दिया तो बना देंगे, लेकिन अगर 2 घंटे से ज्यादा लग गया तो तब हम आपको नहीं बनाने देंगे। तो इसलिए साथियों, तो इस किस्म का राजनीति में बहुजन समाज बनाने के कारण, बहुजन समाज की शक्ति बनाने के कारण इस किस्म का राजनीति में परिवर्तन होने लगा और हम लोगों ने सोच समझकर उत्तर प्रदेश को पकड़ा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश से 85 पार्लियामेंट की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जिस तरफ उत्तर प्रदेश का रुख लेता है उसी तरफ उत्तर भारत लेता है और भारत लेता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को हम देश की गर्दन समझते हैं। हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर किसी की कभी उंगली पकड़े, कभी बाजू पकड़े, कभी टांग पकड़े और वो फिसलता जाए तो इससे तो बात बनने वाली नहीं है। क्यों ना कोशिश की जाए कि बहुजन की शक्ति बनाकर दुश्मन की गर्दन पकड़ी जाए। गर्दन पकड़ना मुश्किल काम है, खतरनाक काम है, क्योंकि अपने दांतों को भी संभालना पड़ता है। जो गर्दन पकड़ता है अगर दांतों को नहीं संभालता है तो उसके दांत बाहर आ जाएंगे। तो अगर वो अपने आप को संभालकर दुश्मन की गर्दन पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि गर्दन को दबाए। जब किसी की गर्दन दबाई जाती है तो कभी उसकी जबान बाहर को आती है, कभी आंखें बाहर को आती हैं और हाथ पैर ढीले हो जाते हैं सिर्फ गर्दन को दबाने से। इधर वो दूसरे पुर्जे पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। तो हमने सोचा कि गर्दन को पकड़कर दबाते जाओ तो दुश्मन की कभी जबान बाहर को आएगी, कभी आंखें बाहर को आएगी, कभी हाथ पैर हिलेंगे। और उस वक्त का दुश्मन हमारा कांग्रेस थी। उस वक्त का जब हमने गर्दन को पकड़ा तो दुश्मन की बुरी हालत हो गई। जब गर्दन दबाई उसकी, हम मई 1996 में 14 अप्रैल 1984 को हमने पार्टी बनाई। 12 साल के बाद बहुजन समाज की इतनी शक्ति हो गई कि अपने दांतों का बचाव करके दुश्मन की गर्दन दबाने लायक हो गया। तो जब हमने कांग्रेस की गर्दन दबाई तो उसका बुरा हाल हो गया। और रिजल्ट क्या निकला कि जो मार्च 1985 में जिस कांग्रेस को 42% वोट पड़े थे, 100 में से 42 वोट पड़े थे, तो उस और 265 सीटें जीती थी, तो वो कांग्रेस 8% पे आ गई। 42 से कम होते होते 8 पर आ गई।
और बहुजन समाज पार्टी 2 से बढ़ते बढ़ते 21 पे चले गई, 2 से बढ़ते बढ़ते 21 पे चले गए। तो तब कांग्रेस पार्टी को ये लगा, और कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त नरसिंह राव थे, तो वो मेरे पास चलकर आए कि अब कांग्रेस को बचाना आपके हाथ में है, कांग्रेस को बचाना आपके हाथ में है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। क्योंकि 8% अभी वोट आया है, 42 से गिरता गिरता 8 पे आ गया है, अब पता नहीं कहाँ जाएगा, हमें तो गड्ढा नजर आता है सामने। तो इसलिए हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने सोचा कि भाई ठीक है, कांग्रेस के लिए तो ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, बहुजन समाज के लिए भी ठीक है या नहीं है। तो मुझे उसमें 2 फायदे नजर आए। एक फायदा तो मुझे ये नजर आया कि जब मैं 1971 में पूना में रहता था, तो पूना की गाड़गे महाराज धर्मशाला में युति जारी होती, कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी की युति जारी होती। और उस वक्त पार्लियामेंट की जो आज 543 सीटें हैं, उस वक्त 521 होती थी। तो 521 में से 520 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट आरपीआई लड़ेगी। तो अंदर से हम लोग बाहर खड़े थे उस वक्त तो मैं बाहर खड़ने वालों में था, बहुत से लोग खड़े थे। अभी ये थोड़े पहले भी मेरे साथ ही खड़ा था, मेरे घर उन्ना का एक साथी है, मुझे नजर आता है, तो मैं भी इनके साथ ही था। तो हम बाहर खड़े थे, तो अंदर से दादा साहब गायकवाड़ निकले और मोहन दारिया बहुत हंसते हुए बाजू में बाजू डालकर निकले और हाथ हिलाते हुए, तो भाई देखो 1956 तक अम्बेडकर और गांधी ने कभी सुलह नहीं हुई, लेकिन 15 साल बाद 1971 में अम्बेडकर और गांधी ने, ये युति कोई मामूली युति नहीं है, ये अम्बेडकर और गांधी की युति है। तो लोगों ने ताली बजाई, मेरा तो हाथ नहीं उठा, किसी के ऊपर हाथ उठाने लायक भी मैं नहीं था, लेकिन ताली बजाने के लिए भी नहीं उठा। तो मैंने सोचा ये कैसी युति जारी हुई। ये बोलते हैं गांधी और अम्बेडकर में युति जारी, तो 520 सीटें गांधी के हिस्से में आई और 1 सीट अम्बेडकर के हिस्से में आई। ये तो मैं बोला भाई मेरा नया तो मैं अम्बेडकरवाद से मेरा लगाव हुआ था, तो मैं बोला भाई अब पुराने लगाव वाले तो तालियां बजा रहे हैं, नए लगाव वाले का हाथ नहीं उठ रहा है। तो मैं निराश होकर उधर से चला गया। जब नरसिंह राव मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये मौका है, ये दूसरी युति का मौका है। तो अगर कांग्रेस और बीएसपी में युति होती है तो मुझे भी कहने का मौका मिलेगा कि ये अम्बेडकर और गांधी की युति है। तो 425 सीटों में से 300 अम्बेडकर के हिस्से में आएगी और 125 गांधी के हिस्से में। गांधी की भी ज्यादा बदनामी नहीं है, क्योंकि 125 भी ठीक ही समझे नहीं, अभी तो उसका वो सत्यानाश ही हो गया। आप लोग जानते ही हैं कि जो 37 उनके चुन के आए थे, वो 37 में से 22 चले गए हैं और 15 ऐसे क्या बोले। तो इस तरह से तो मैंने ये सोचा कि भाई एक तो ये फायदा है कि मैं भी जाकर उत्तर प्रदेश वालों की तो ये समझ में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश को तो किसी और तरह से समझाना होगा, लेकिन शायद महाराष्ट्र में मैं ये बात समझा पाऊंगा
तो भाई एक 1971 की युति थी और एक ये 1996 की युति है। तो शायद महाराष्ट्र के लोग उठकर खड़े हो गए। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में 1-2 बार आया हूं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग उठने का अभी तक नाम नहीं ले रहे। ऐसे लमलेट हुए हैं या अभी तक वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा मैंने सोचा कि और फायदा है जो मैं यूपी के लोगों को समझा सकूंगा, वो फायदा है कि मई के महीने में जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, उसमें भारतीय जनता पार्टी 236 सीटों पर पहले नंबर पे आई है। अगर उसकी 236 सीटें अब आ जाती हैं, वो तो ज्यादा का सपना देख रहे हैं। अगर 236 आ जाती हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी। 425 में से 213 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 236 तो काफी ऊपर है। मुझे ऐसा लगा कि अगर हम बीजेपी की सीटें 236 से कम कर सकें, 200 तक ले आए, तो उससे उत्तर प्रदेश वालों का भी फायदा है। उनको भी मैं समझा सकूंगा कि भाई अगर कांग्रेस का वोट आपको नहीं मिला है तो बीजेपी का वोट तो कांग्रेस को मिल गया। बीजेपी का वोट अगर कांग्रेस को मिल जाता है, जैसे मच्छी को पकड़ने के लिए, बड़ी मच्छी को पकड़ने के लिए छोटी सी मच्छी लगाकर कुंडी फेंक देते हैं, वो क्या फेंकते हैं ना वो पानी में, तो कुंडी बोलते हैं उसको, गल फेंक देते हैं उसमें छोटी मच्छी लगाकर। मैं सोचा मैं तो बड़ी मच्छी फेंक रहा हूं, अगर बड़ी मच्छी फेंककर छोटी फसल जाए तो वही बहुत है हमारे लिए। तो इसलिए अगर लोअर कास्ट का वोट हमने कांग्रेस के पास दिखाया, तो अपर कास्ट का वोट जो अभी अभी बीजेपी में गया है, वो जाते जाते वापस आ सकता है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मैं सोचता था कि 236 की बजाय शायद 200 तक बीजेपी आ सकती है, तो फिर उसको सरकार बनाना मुश्किल होगा। लेकिन उसमें हमें इतनी सफलता मिली कि 236 से घटकर 174 पर आ गई, 62 सीटें कम हो गई। उस युति के कारण यूपी वालों का क्या फायदा हुआ कि 236 से घटकर 174 पर वो आ गई। तो 62 सीटें जब उसकी कम हो गई तो उसकी सरकार ना बने। तो आज बहुजन समाज पूरे उत्तर भारत में इस लेवल पर आ गया है। जो पिछलग्गू समाज था, दूसरी पार्टियों का पिछलग्गू था, दूसरों के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ा होने की आदत हमने उनको डाली, और उसके कारण जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तो हम तो जीतने लायक नहीं बने हैं, लेकिन हमने दूसरों को भी जीतने लायक नहीं छोड़ा है। किसी पार्टी को भी हमने जीतने लायक नहीं छोड़ा है, और ना हम जीतते हैं ना दूसरे जीतने लायक हैं। तो इसलिए सबको मेरे पास आना पड़ता है। तो भाई हालात बड़े खराब हो गए, आप भी तो जीतती रहे। मैं बोला हाँ मैं तो नहीं जीत रहा हूं, लेकिन मैं कोई जीते हुए समाज का तो नेता नहीं, हजारों साल से मुर्दा समाज का मैं नेता हूं। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं जीत रहा है कोई बात नहीं, तुम अपनी बात करो, किस लिए आए हो, असली बात करो। चाहे कांग्रेस वाले करें, बीजेपी वाले करें, जनता दल वाले करें, कम्युनिस्ट करें, कोई भी करे, उनसे मैं पूछता हूं भाई अपनी बात करो, टाइम मत खराब करो, टाइम थोड़ा अभी। तो इसलिए आप अपनी बात करो कि किस लिए आए हैं। तो इसलिए आज आने वालों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बहुजन समाज बनाकर हम लोगों ने इस देश की राजनीति में ऐसा माहौल कर दिया है कि अब तो, पहले तजर्बा तो हमने उत्तर प्रदेश में किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को देखते देखते सारे प्रदेशों की हालत खराब हो गई।
अब मैं आंध्र प्रदेश में काफ़ी समय लगाया, कर्नाटक में भी काफ़ी लगाया। आंध्र प्रदेश में 294 सीटें हम लोगों ने लड़ी, तो 294 सीटें हैं एमएलए की। उसके कारण कांग्रेस 25 एमएलए जीत पाई। कभी भी कांग्रेस 66 से नीचे आंध्रा में नहीं थी, लेकिन बहुजन समाज के कारण, बहुजन समाज बनने के कारण कांग्रेस 25 पे आ गई। कांग्रेस 25 पे आ गई, बुरी हालत होगी 1994 में। खैर 96 में फिर उसने थोड़ा आंध्रा में रिकवर किया, क्योंकि हम उधर से हट गए, हम फील्ड में नहीं गए। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने बहुजन समाज को, इस देश के पिछलग्गू समाज को दूसरों के पीछे से हटाकर अपने पैरों पर खड़ा करके एक ऐसा माहौल देश में पैदा किया है कि न हमारा कुछ बनता है न दूसरों का बनता है। इसलिए लेन देन का सिलसिला चालू हो गया है। लेकिन अब ये मोड़ ऐसा आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित भी हूँ, तो मुझे और तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लेन देन का सिलसिला जो है ये इस मोड़ पर आ गया है कि अब जो एमएलए एमपी है वही बिकने लग गए हैं, खरीदार मार्केट में है। अब बीजेपी के पास जो भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, सेठिया लोगों की पार्टी है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो देखकर दंग रह गया जब मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में एमएलए का रेट 50 लाख और प्लस मिनिस्ट्री है। एमएलए का रेट, क्योंकि ये तो आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, तो नरसिंह राव की काफ़ी खिंचाई होती है। नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री था हमारा पुराना, उसके साथ बूटा सिंह और सारे बहुत से 20 आदमी और फंसे हुए हैं। तो 20 आदमियों की और खिंचाई होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ, इसलिए कि उन्होंने 40-40 लाख में 4 एमपी खरीदे। 4 एमपी 40-40 लाख में खरीदे। अब मैं तो देखकर दंग रह गया कि उत्तर प्रदेश के एमएलए का रेट 50 लाख और प्लस मिनिस्ट्री हो गया है। तो आप बोलते हैं कि यही फार्मूला हम दिल्ली में लागू करेंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश में अपने साथियों से कहा कि देखो भाई, जब एक एमएलए का 50 लाख है, 5 एमएलए का 1 एमपी बनता उत्तर प्रदेश में, तो ये तो 2.5 करोड़ हो गए। 2.5 करोड़ मेरे समाज के लिए तो बहुत लगता है, लेकिन भ्रष्ट समाज के लिए और भ्रष्ट समाज की भ्रष्ट पार्टी के लिए ये कुछ भी नहीं है। 2.5 करोड़ में अगर उन्होंने 100 एमपी भी खरीद लिए तो 250 करोड़ है। लेकिन मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अगर चुनाव लड़ती है तो वो कम से कम 2000 करोड़ रुपया खर्चने की हालत में है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिए इतनी उतावली है कि उनके लिए 2000 करोड़ रुपया भी एक चुनाव में लगाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये 2000 करोड़ मुझे किधर से पता चला? जब उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनी तो मैंने यूनाइटेड फ्रंट को, कांग्रेस को कहना शुरू किया, टटोलना शुरू किया कि भाई आप लोग हमारी बना दो। वो कहने लगे आप हमारी बना दो। या बोला यार, तो हमारी तो हमेशा बनती रही है, लेकिन हमारी भी बनने दो। तो इसलिए तो वो हमारी तुम्हारी के चक्कर में हमारा कुछ जमा नहीं। लेकिन सीताराम केसरी, अगर ये नरसिंह राव रहता फिर तो हमारा जम जाता, क्योंकि नरसिंह राव से तो मेरा, जब मैंने समझौता किया था, ये एग्रीमेंट था कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद
फिर पूरे देश में समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। तो अक्टूबर के महीने में ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नरसिंह राव अध्यक्ष रहते तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के महीने में ही वो विद्रोह कर लेते। लेकिन जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गया तो उससे मेरी बातचीत हुई, वो ठंडा पड़ गए। मैंने उसको बताया कि भाई नरसिंह राव से तो मेरा ऐसा बातचीत थी, अब तू प्रेसिडेंट बन गया है तो भी मान जाए। वो बोलता मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वो उसने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी कई मुश्किलें बताई। एक मुश्किल उन्होंने ये भी बताई कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 2000 करोड़ रुपया खर्च करेगी, तो कांग्रेस को 400-500 तो खर्च 400-500 करोड़ खर्चना तो जरूरी हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला कि यार 400, जब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे 400 आप लड़ लेंगे, 250 मैं लड़ लूंगा, 150, 400 आप लड़ लेना, 150 मैं लड़ लूंगा। मुझे तो 3-4 करोड़ रुपया ही काफी है 150 सीटें लड़ने के लिए और 50 जीतने के लिए। तो आप लोगों के लिए 400 सीट के लिए 400-500 करोड़ क्यों चाहिए? भाई ये कांग्रेस है, ये बीएसपी नहीं है, कांग्रेस है। तो इसलिए उस वक्त लोगों का ख्याल था कि बीजेपी 2000 करोड़ रुपया खर्च करेगी आने वाले चुनाव में। लेकिन अगर 250 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपए में एक एमपी खरीद ले तो 100 खरीद के तो उनका काम बन सकता है। अगर 250 करोड़ में बन जाए तो सस्ता सौदा है उनके लिए। अब देखना यह है कि मार्केट में माल है या नहीं है। मार्केट तो लगी हुई है, दिल्ली में मार्केट गर्म है, इसलिए मैं बैठा नागपुर में हूँ, बोलता नागपुर में हूँ, देखता नागपुर में हूँ, लेकिन मेरा दिल तो दिल्ली में है। मेरा जो दिल है और दिमाग है वो दिल्ली में है। कभी आप कैसा रेट है, क्या चल रहा है, मार्केट में कौन कौन आया है, खरीदार कितने हैं, बिकने वाले कितने हैं, कितने अपने हैं, कितने पराये हैं, कितने किसके हैं। तो मेरा दिल और दिमाग तो दिल्ली में है। तो इस किस्म के माहौल में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं आते आते बहुत रोते रोते आता हूँ महाराष्ट्र की तरफ। तो हो विकासराम तो गलती कर रहा है, क्यों समय खराब कर रहा है, ये लोग उठने वाले नहीं हैं, क्यों समय से खराब करता है। तो लेकिन फिर सचोपन में रहता हूँ कि शायद उठ ही जाए। अब इस मौके पर मैं क्यों सोचता हूँ कि शायद उठ जाए, जब हमने उत्तर प्रदेश में समझौता किया, 300 अम्बेडकर के हिस्से में आई और 125 कांग्रेस के हिस्से में आई, तो उससे तो महाराष्ट्र के लोग उठे नहीं। तो मैं सोचता हूँ अब क्या कारण उठ सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी ये नेशनल पार्टी बन चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ये नेशनल पार्टी बन चुकी है और इसका हमारा जो नारा है, जो मैं आज तक लोगों को ज्यादा नहीं लगाने दिया, अब मैं उनको कहता हूं कि लगाओ, अभी जोर से लगाओ कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा और हाथी निशान। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भाई यही अम्बेडकर का निशान था, यही नीला झंडा और हाथी निशान ये अम्बेडकर का था। और दूसरा, हम लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में अम्बेडकराइजेशन में लगाया है। महाराष्ट्र का लगभग जितना बजट है उतना रुपया हम लोगों ने अम्बेडकराइजेशन के ऊपर लगाया है। उधर महाराष्ट्र के हमारे लोग एक यूनिवर्सिटी के लिए काफी संघर्ष करते गए। एक यूनिवर्सिटी के लिए कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाओ, उसके लिए काफी संघर्ष करते गए।
काफ़ी जानें भी गंवाई, जान माल का काफ़ी नुकसान कराया, इसकी भी मुझे जानकारी है। और उस वक्त मैं महाराष्ट्र के लोगों से बोलता था कि भाई आप लोगों से ही मैंने सुना है, जब मैं नया पूना में गया था, कि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे। बाबा साहब को तो मैंने सुना नहीं, लेकिन बाबा साहब के चेलों से मैंने सुना पूना में कि राजनीतिक सत्ता ये गुरु के लिए है, मास्टर की है। राजनीतिक सत्ता गुरु के लिए है, जिससे हर ताला खुल सकता है। तो इसलिए उस वक्त भी मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहता था कि भाई आपका हाथ राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चलना तो मुश्किल है, इसके ऊपर चलना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अम्बेडकर को मानने वाले लोग, अम्बेडकर का नाम जपने वाले लोग, बुद्धम शरणम करने वाले लोग ये इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे कि राजनीतिक सत्ता जो गुरु के लिए है, मास्टर की है, ये हमारे हाथ में आ जाए, कैसे आ जाएगी। बात भी ठीक है, जब समझौता करके, अपने आप लड़ नहीं सकते, समझौता करके एक सीट जीतनी है तो एक के बदले में 520 कांग्रेस को देनी है, तो राजनीतिक सत्ता कैसे आ जाए, गुरु के लिए कैसे हाथ में आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि भाई अब जो ये गुरु के लिए जो हमारे हाथ में हमने ली है, तो फिर हर ताला खुल सकता है। आज उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर के नाम पर 2 यूनिवर्सिटियां हैं। एक लखनऊ में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने बचाव के लिए, बीएसपी से बचने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने 272 एकड़ जमीन खरीदकर उसमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का बना रखी। वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी आ गई। अब सेंट्रल वाले उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। अभी भी अगर उसके ऊपर पैसा लगा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 करोड़ रुपया लगा है, और स्टेट गवर्नमेंट का जब 95 में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने 19 करोड़ रुपया लगाया, और वो पैसा तो सेंट्रल का लगना चाहिए। तो हमारे से पहले बीजेपी की सरकार थी, वो बीजेपी वाले कहते थे कि ये तो कांग्रेस का बेबी है, कांग्रेस जाने, हमारा क्या लेना देना। तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी तो अभी भी खटाले में पड़ी हुई है। 272 एकड़ जमीन, उसमें हम लोगों ने 4 दीवारी बनाई, और उसके लिए और अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया, और भी जो कुछ किया 19 करोड़ रुपया लगाकर। तो बीएसपी की सरकार ने उसमें थोड़ा सा काम किया, हमें लगा कि इसमें तो हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए स्टेट की यूनिवर्सिटी हमने आगरा में बनाई। आगरा में जो यूनिवर्सिटी है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। और मुझे ऐसा लगा कि भाई जब इधर मैं महाराष्ट्र में 94 में आया था, तो इधर कोल्हापुर में गया और कई जगह गया, तो डिमांड थी कि पूना यूनिवर्सिटी का नाम कोल्हापुर यूनिवर्सिटी रखना चाहिए। तो हम लोगों ने 15 लाख सिग्नेचर इकट्ठे करके भी चीफ मिनिस्टर को दिए, और बाल ठाकरे ने कोल्हापुर में जाकर कहा कि ये काम तो हम ही कर लेंगे, तो काशीराम की क्या जरूरत है। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बाल ठाकरे कर ले तो मेरे लिए तो बहुत खुशी है, मेरे पास तो और बहुत से काम पड़े हैं। लेकिन मुझे ये भरोसा था कि ये काम बाल ठाकरे से होगा नहीं, और वो करना नहीं चाहेगा। होगा क्यों नहीं, तो वो करना नहीं चाहेगा। तो आज तक शाहू महाराज के नाम पर महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे हाथ में गुरु किल्ली आई है, क्यों ना उसको चला के देखें। तो मुझे ऐसा लगा कि 1919 में 1919 में एक दिन के लिए शाहू महाराज कानपुर गए थे। जो कुंभी समाज की रैली थी ऑल इंडिया की, उसको एड्रेस करने के लिए वो कानपुर गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी में, कानपुर में वो आए थे,
तो क्यों ना कानपुर में, अभी जब गुरुकुली आई है चलो चला के देखते हैं। हमने उसको चलाया और छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी हमने कोल्हापुर में, कानपुर में बना दी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब अब 6 महीने के लिए हमारे पास समय आया तो मैंने मायावती से कहा कि अभी 6 महीने का समय है, काम तो मैंने आपको बहुत दे दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना। ये तो हमारे उसमें नहीं आता है, लेकिन जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बन गई है, फुले शाहू यूनिवर्सिटी बन गई है, तो फुले ने तो ये मूवमेंट शुरू किया था 1848 में, तो उसके नाम पे भी बनना चाहिए। तो इसलिए हमारे सामने 2 यूनिवर्सिटी थी। एक तो झांसी में बुंदेलखंड, बुंदेला लोगों की, बुंदेला ठाकुर हैं, तो मायावती ने कहा कि बुंदेला ठाकुर है, इसका बहुत विरोध करेंगे। और दूसरा बरेली में, जहाँ रोहेलखंड जिसको कहते हैं, वो विठोबा ठाकुरों का घर रहा। मैं बोला अभी तक तो ये ठाकुरों का ही घर रहा है, अभी जब ये चमारों का घर बना है तो किसी न किसी तो करना चाहिए आपको। तो हम लोगों ने जो रोहेलखंड है, तो इसमें बरेली में तो फुले यूनिवर्सिटी भी बना दी है। और फिर जब हम अम्बेडकराइजेशन करने लगे ज़्यादा, और हम लोगों ने 7 हवाई पट्टियाँ बनाई, जो भी बुद्धिस्ट सेंटर है उधर हवाई पट्टियाँ बनाई, और 17 जिले बनाए, जिसमें से अम्बेडकर, शाहू महाराज और ये फुले, रविदास और कबीर, इनके अलावा और 6 जिले हम लोगों ने तो बुद्धिस्ट इतिहास को देखकर हमने बनाए। तो 17 जिले बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो काफ़ी किया है, जब इस किस्म का काम हमने किया है। और मायावती को 95 में मैंने जापान, कोरिया और थाईलैंड 3 जगह भेजा था कि बुद्धिस्ट लोगों को उधर जाके आप कन्विंस करो कि जो आप उधर जाते हैं पिलग्रिम के लिए इंडिया में, और उत्तर प्रदेश मेन सेंटर है बुद्धिस्ट कल्चर का, बुद्धिस्ट स्थानों का, तो हम उत्तर प्रदेश में हम आपके लिए जहाज की सुविधा कर देंगे। हमने यूपी एयरवेज शुरू कराया ताकि वो 50 सीटर एक जहाज जो है उनको, अगर वो दिल्ली में उतरते हैं तो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से बुद्ध सेंटर तक ले जाएगा, लेकिन उतरना तो चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तो बुद्ध के नाम पर 7 हवाई पट्टियाँ बनाई गई। और इसलिए तो मैंने ऐसा सोच के मैंने सोचा कि भाई ये अभी इन लोगों के लिए जो पिलग्रिम्स वगैरह आएंगे तो इन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और तो जो बाबा साहब सोचते थे कि भाई तो हम नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो जो बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग हैं वो हमारे सहयोग के लिए आ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए अरब कंट्री के लोग हैं,